नमस्कार। आज हम आपदा प्रबंधन के उपाय और चरण के विषय में जानेंगे। संकट क्या है, आपदा क्या है, इसका प्रबंधन क्या है, हम लोग सब जान चुके हैं। इससे पहले भी कई सारे वीडियो बन चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको देख लीजिएगा। तो आज हम ये जानेंगे कि एक जो साइकिल है, मतलब जो चेन बने रहता है, कोई आपदा आएगा उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, आज हम उस विषय में पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये जो डिजास्टर है, इसका विषय में हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए, हम लोग उस विषय में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग होगा यहाँ से, इस जगह से 1 नंबर यहाँ लिखाएगा। पहले तैयारी करेंगे हम लोग। तैयारी में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जगह में कौन कौन सा आपदा आ सकती है। जैसे अगर कोई पानी वाला जगह है, जैसे बिहार में, या फिर जो भी कोस्टल एरिया है, मतलब जो समुद्री तट वाला एरिया है, वहाँ सुनामी आ सकता है, चक्रवात आ सकता है। तो भी एक तरह का पानी का ही, पानी संबंधित है, मतलब समस्याओं का जन्म देगा। जो पहाड़ी इलाका है वो सब जगह में भूस्खलन, भूकंप, ये सब का समस्या हो सकता है। ये जो घनी आबादी है, जहाँ पर कोई शहर है, घनी आबादी है और वहाँ पर फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उस जगह में क्या समस्या हो सकता है, क्या आपदा आ सकती है, वो देखेंगे। नहीं कि जितना भी तरह का आपदा है किस किस जगह में आ सकता है और उस समय हम लोग को क्या तैयारी रहेगा, 1 नंबर में वो आता है आपदा का तैयारी करना। फिर जब आपदा आएगा 2 नंबर में, जब आपदा आ जाएगा तब जो हम लोग का तैयारी था उसको वहाँ पर इस्तेमाल करना है। मतलब जैसे जो बाढ़ वाला जगह है, वहाँ हम लोग बाढ़ से बचने के लिए पहले से ही उसका हम लोग उपाय ढूंढ लिए हैं। लेकिन जब वहाँ पर बाढ़ आ जाता है तो जो जो इसमें तैयारी हम लोग जो प्लानिंग किए थे वो सब इसमें जो है एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उसमें हम लोग काम करेंगे उस आपदा से निपटने के लिए। ये हो गया, आपदा आ गया। 3 नंबर में अगर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब हम लोग वही, जब आपदा आ गया तब हम लोग उसमें रिस्पॉन्स दिए, मतलब राहत बचाव कार्य किए। उसके बाद हम लोग रिकवरी में आते हैं 4 नंबर में। रिकवरी मतलब रिस्पॉन्स हुआ, और रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि वहाँ पर जवान, आपदा प्रबंधन के जो जवान हैं, यानी कि NDRF, SDRF और भी जो भी जिसका भी दरकार पड़ता है, डॉक्टर, नर्स, सेना, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, उनका मदद लिया तो एक तरह का रिस्पॉन्स हो गया। फिर उसमें हम लोग रिकवरी हो गया। रिकवरी मतलब अब धीरे धीरे सब जो है हालात सामान्य हो गया। सामान्य हो गया, सामान्य होने के बाद उसको मिटिगेशन किया जाएगा। मिटिगेशन मतलब क्या हो गया कि जिस तरह का जैसे पहले से जगह जिस तरह से था वो, उसको उसी तरह से बना दिया। जो घर टूट गया था वो घर बना दिया, और जितना लोगों को मेडिकल का फैसिलिटी दरकार था उसको मेडिकल का फैसिलिटी दे दिया। तो ये जो है मिटिगेशन में आ गया। तो एक जो चेन है, ये चेन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ जो है सुधार करना होगा, वो हम लोग अगला वाला नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें ये भी देखने वाली बात है, ये जो ग्रीन वाला है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये जो ग्रीन चेन है, ये ग्रीन चेन बताता है बिफोर इवेंट, यानी कि आपदा आने से पहले क्या करना है।
और जो ये येलो वाला दिखा देता है, ये आफ्टर इवेंट, यानी कि आपदा आने के बाद क्या क्या करना है, ये बताता है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, हम लोग इसको साइकिल तो समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार। और देखिए, ये जो साइकिल जो हम बनाए हैं, मतलब जो इसमें जानकारी देने की कोशिश जो मैं किया हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, इसको अगर आप लोग लिख लेते हैं तो क्या है ना कि पेज थोड़ा भरेगा। एग्ज़ाम में लिखने के समय कि वहाँ पर 200 शब्दों में 300 शब्दों में इस टाइप से लिखना होता है। तो जब उस टाइम उतना शब्दों में लिखना पड़ता है तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम जो ये डायग्राम बनाएंगे, ये बनाने से क्या है कि आपका जो है मेमोरी वो रिकवर हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा चीज़ जो आपको याद नहीं आता होगा, तो ये डायग्राम बना लेते तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको लिखना है, लिखना शुरू करना है जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो आपका विचार में है, जैसे आपका भी विचार होगा कुछ ना कुछ, वो सब लिखते जाना है। तो लिखते जाएगा तो क्या होगा, वो पेज भरेगा। और लिखने का मतलब, परीक्षा में लिखने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख के भरा दें। तो जो सवाल पूछा गया, जो प्रश्न पूछा गया है, हम लोग उसका अनुसार जवाब देंगे। तो जब उसका अनुसार जवाब देंगे तो उसका अनुसार पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, रिस्क क्या है। आज हम लोग रिस्क जो है, हम लोग ये मतलब ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड जो हम लोग इसमें हम लोग रिस्क जानने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, जोखिम का आकलन। जोखिम का आकलन, आपदा आने से पहले ही जोखिम का आकलन, या फिर इंग्लिश में बोले तो रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, रिस्क को जो है पता कर लेना। क्योंकि अगर हम लोग कोई प्लानिंग करते हैं, जैसे इससे पहले जो हम लोग स्लाइड देखें उसमें लिखा था प्रेपरेशन बोल के था पहले में, तो प्रेपरेशन आप रिस्क को देख के करिएगा ना। जिस लेवल का खतरा है उस लेवल का तैयारी होगा। मान लेते हैं जिस जगह में छोटा मोटा कभी काल बाढ़ आता है, जैसे तूफान आने से, या फिर कभी बड़ी मुश्किल से बाढ़ आता है, तो उस जगह में हम बड़ा बड़ा डैम थोड़ी बनाएंगे, बड़ा बड़ा बांध थोड़ी बनाएंगे। अक्सर जहाँ पर बाढ़ आता है, जैसे बिहार में, असम में, हाँ, नॉर्थ तरफ में जाएंगे तो उस सब जगह में क्या है कि अक्सर बाढ़ आता है, तो वहाँ पर उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो रिस्क का मतलब भी होता है कि रिस्क को पहले हम लोग, जब हम लोग कोई तैयारी करते हैं जैसे इसको हम लोग पहले बाद में समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को। पहले तो हम लोग इसको जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का नाम है, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया। तो जोखिम जो है, जोखिम मतलब होता है वही रिस्क, मतलब खतरा कितना है। तो इसका पहले हम लोग जो है, एक नंबर शुरुआत होगा आइडेंटिफाई रिस्क। एक नंबर, ये नंबर भी देते जाइएगा, जो सर का जो साइकिल बनाते हैं हम लोग इसका नंबर देते जाएंगे। रिस्क को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जोखिम देखेंगे। जैसे कोई कंपनी में काम चल रहा है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या जोखिम है, क्या रिस्क है। जैसे वहाँ पर कोई कंपनी में क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, गैस का होगा, बहुत सारा गैस यूज होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो मतलब फर्स्ट नंबर में आएगा रिस्क को एनालाइज करना, यानी रिस्क को हम लोग अनुमान लगाना, जिसको बोलते हैं असेसमेंट। फिर दूसरा में आएगा
सॉरी, फर्स्ट में तो आपका रिस्क खोज लें कि क्या रिस्क है, मतलब यहाँ बाढ़ आने का खतरा है, या फैक्ट्री गए तो बोल नहीं यहाँ पर गैस का खतरा है और इलेक्ट्रिकल का भी खतरा है। दूसरा में आएगा मेज्योर रिस्क। रिस्क को हम लोग नापते हैं, कितना खतरा है, कितना खतरा हो सकता है। कंपनी में जाते हैं हम लोग जॉब करने, तो कंपनी में एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, उसका काम ही रहता है कि खतरा को आपको पहचानना है और उसको रिस्क एनालाइज करना है, और रिस्क का अनुसार उसका आपको रेटिंग देना है, यानी कि मेजर करना है। तो रिस्क के मेजर करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं सेवेरिटी, जिसको बोला जाता है सेवेरिटी। सेवेरिटी मतलब होता है, सेवेरिटी का मतलब होता है कि खतरा का या जो जोखिम होगा यानी कि रिस्क होगा वो कितना बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर सेवेरिटी 1 से लेके 5 तक रहता है, 1 2 3 4 5। 5 मतलब हो जाता है फेटल, बहुत ज़्यादा खतरा। ठीक है, ये मैं छोटा सा जानकारी देने को बताया हूँ, इसमें जो भी व्यक्ति कंपनी में काम करते हैं वो समझ जाएंगे इसको। तो रिस्क को मेजर कर लिया हम लोग। मेजर करने का मतलब, मेजर मतलब क्या होता है, मेजर मतलब होता है उसको अंदाज़ा लगाना, नापना। तीसरा में आ गया एग्जामिन सॉल्यूशन, मतलब उसका क्या खतरा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। वही खतरा नाप लिया हम लोग, जैसे आग का खतरा है, तो आग का जो खतरा है वहाँ पर क्या देंगे हम लोग, वहाँ पर जब काम करना है, मान लेते कोई जगह में काम करना है, वहाँ आग का खतरा है लेकिन काम भी करना है, तो हम लोग उसका रिस्क, पहले हम लोग रिस्क देख लिए, आग का खतरा है। दूसरा, रिस्क कितना बड़ा खतरा है, जैसे बहुत बड़ा खतरा है, जैसे हम लोग, जैसे जब कहीं रैली होता है, मीटिंग होता है बड़ा बड़ा नेता लोगों का, या फिर कोई मेला लगता है, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो लोग रहते हैं तो वहाँ पर आग का भी खतरा होता है, भीड़ रहेगा। कभी देखिए हम लोग पूजा पंडाल में, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, इस तरह का पूजा होता है, तो पूजा में देखिएगा पंडाल बनता है तो पूरा कपड़ा का बनता है, तो वहाँ पर बड़ा रिस्क है कि भाई आग लगाएगा तो पूरा जल के स्वाहा हो जाएगा। उतना सारे व्यक्ति लोग रहते हैं, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में, तो लोगों को भी क्षति हो सकती है, जान का भी क्षति हो सकती है, माल का भी क्षति हो सकती है, बड़ा हो सकती है। तो हम लोग रिस्क का हम लोग मेजर कर लिए, बड़ा है। एग्जामिन सॉल्यूशन, अब उस जगह हम लोग सॉल्यूशन क्या देंगे, उस जगह में जो है रिस्क का अनुसार सॉल्यूशन देंगे। उस जगह हम लोग रखेंगे फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड का हम लोग ट्रक रखेंगे, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें पानी रहता है, फायर ब्रिगेड का ट्रक। ठीक है, और एक रखेंगे, और छोटा रहेगा तो छोटा गाड़ी रखेंगे, छोटा मोटा घटना, बड़ा हो सकता है तो बड़ा रखेंगे। ये तो हो गया रिस्क का अनुसार। दूसरा एक तो रिस्क, एक तो कंडीशन और देते हैं, दूसरा देखते हैं कि मान लेते हैं कहीं काम करना है, ठीक है, कोई फैक्ट्री में काम हो रहा है या फिर कुछ भी काम हो रहा है, छोटा मोटा काम हो रहा है, और वहाँ पर एक दो आदमी का, मतलब एक दो लोग काम कर रहे हैं लेकिन आग लगने का खतरा है, तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं रखा जाएगा, खतरा कम है, तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाएगा, एक ठो फायर एक्सटिंग्विशर। वो आप आग लगेगा, जैसे पेट्रोल पंप में, पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल भरने जाते हैं, तो वहाँ तो खतरा तो है, और लेकिन खतरा है, लेकिन उसका बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स भी रहता है। नीचे में पेट्रोल, नीचे ज़मीन के नीचे पेट्रोल टैंक वहाँ रहता है, टैंक में पेट्रोल रहता है, लेकिन बाहर में फिर भी आग लगने का, मतलब पेट्रोल है तो आग लगने का संभावना रह सकता है। तो वहाँ पर हम लोग, वहाँ पर देखिएगा 4-5 तो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। अब फायर एक्सटिंग्विशर का बहुत सारा प्रकार होता है, ए बी सी, ठीक है, डी रहता है, ई रहता है, ये 5 प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। तो जब किसी दिन फायर सेफ्टी के बारे में पढ़ाएंगे तो उस दिन इसके विषय में हम लोग जिक्र करेंगे, इस विषय में सब कुछ। अभी हम लोग आपदा प्रबंधन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसी विषय में जिक्र करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग नंबर 1 में खतरा नापेंगे, मतलब पहले हम लोग क्या रिस्क है उसको देखेंगे, रिस्क मतलब खतरा या जोखिम। दूसरा में उसको हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कितना बड़ा हो सकता है,
और तीसरा में जितना बड़ा हो सकता है उसका अनुसार हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। यहाँ सिर्फ आग का, यहाँ बात सिर्फ आग का नहीं हो रहा है, यह बात हो रहा है कि सभी तरह का खतरा है, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स होने का हो, पुल कोलैप्स होने का हो, या फिर मतलब बाढ़ आने का हो, सुनामी आने का हो, कुछ भी होने का हो, कुछ भी खतरा होने का है, तो उसका अनुसार हम लोग जो है खतरा को हम लोग नापेंगे। दूसरा तीसरा, उसके बाद हम लोग उसका उसी का अनुसार हम लोग अपना सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, ये चौथा में हो गया इम्प्लीमेंट, मतलब इम्प्लीमेंट करा देंगे सॉल्यूशन को। जैसे अभी हम लोग उदाहरण लेकर देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर रखे हम लोग, और इम्प्लीमेंट में क्या है कि उसको हम लोग किस तरह से ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब वहाँ पर आदमी लोग किस तरह से उसको चलाएगा, उसके लिए उसको अलग से ट्रेनिंग देंगे कि आग जब लगता है तो इसको हम लोग इस तरह से ट्रेनिंग देंगे, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर क्या क्या चीज़ नहीं करना है, वह ज्वलनशील पदार्थ या फिर आग नहीं जलाना है, जला के जहाँ तहाँ फेंकना नहीं है, तो वो सभी बातों पर जिक्र रहेगा, इम्प्लीमेंट में आएगा। तो ये सभी तरह के लिए अलग अलग खतरा के लिए अलग अलग रिस्क असेसमेंट होगा, उसका अलग अलग सॉल्यूशन दिया जाएगा। पानी वाला रहेगा तो हम लोग जानते हैं, जैसे जो जवान एसडीआरएफ में जो ड्यूटी करते हैं, अगर किसी को पानी में बचाने जाएंगे तो पहले तो उसको अंदाज़ा है कि हम पानी में जा रहे हैं, पानी में हम लोग का राहत है, बचाव कार्य चलाना है। तो जब पानी में चलाना है तो हम लोग को तो पहले खुद को सेफ्टी रखना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले खुद ही लाइफ जैकेट पहनेगा। लाइफ जैकेट मतलब जो डूबेगा नहीं, और साथ में अपना अपना पास भी 8-10 टो 20 टो 30 टो जैसे हो सके ज़रूरत के हिसाब से रखे रहेगा, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति अगर डूबेगा तो उसको फेंक फेंक के उसको देंगे, उसको पहनाएंगे, वो भी बचेगा। तो यही बात है, सॉल्यूशन भी हम लोग समझ गए, ट्रेनिंग देना है, तो इसके लिए अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग ट्रेनिंग होगा। और पाँचवें आता है मॉनिटर करना। मॉनिटर का मतलब हो गया उसको हम लोग जाँच करते रहना कि वो चीज़ जो हम लोग दिए हैं और ये सब जो हम लोग चारों चीज़ जो कर रहे हैं, ये चारों चीज़ बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने खतरा को हम लोग देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, काम जो कर रहे हैं खतरा देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, उसमें कितना जोखिम है उसको अंदाज़ा लगाएं, हाँ लगा लिया, उसका सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्यूशन देखें, हाँ देख लिए, ठीक है। अब उसका इम्प्लीमेंट कराएं, यानी कि ट्रेनिंग देना या जो सामान उसको चाहिए राहत बचाव कार्य के लिए वो सामान उपलब्ध कराया कि नहीं, ये सभी चीज़ इसमें आएगा। अब पाँचवा में हो गया मॉनिटर करते रहो। मॉनिटर मतलब उसको देखते रहो कि ये चारों चीज़ जो बढ़िया से चल रही है कि नहीं। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जैसे लिखा हुआ हम लोग उसका आंसर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, फेज ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। क्राइसिस मतलब हो गया खतरा, संकट। नंबर 1 में आता है संकट से पूर्व की तैयारी, यानी कि प्री क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस होने की तैयारी। यह ऐसी अवधि है जब संभावित खतरे के जोखिम का आकलन कर संकट के निवारण तथा इसके वास्तविक स्वरूप को कम करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट टाइम बताएं, संकट को देखना है, उसको जोखिम मतलब खतरा का आकलन करना है, और तीसरा उसको एग्जामाइन द सॉल्यूशन, यानी कि इसको किस तरह से कम करेंगे या पर इसको हटा देंगे, मतलब खतरा आए नहीं या जोखिम आए नहीं, वो देखना है। भिन्न भिन्न आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न तैयारी होती है। तो अब जहाँ पर बाढ़ का खतरा है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ी रखेंगे। बाढ़ का खतरा है वहाँ तो लाइफ जैकेट रखेंगे, नाव रखेंगे, बोट रखेंगे, दवाई रखेंगे। दवाई तो हर जगह रहेगा, पानी में डूबने का खतरा उसका अलग दवाई रहेगा। आग में जो काम कर आग में जलेगा उसके लिए अलग दवाई रहेगा, तो दवाई हर जगह रहेगा। अर्थात आपदा के अनुसार उसका प्रबंधन होती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, औद्योगिक दुर्घटना इत्यादि। सबके अलग अलग उसका प्रबंधन होगा और उसका अलग अलग उसका
क्या बोलते हैं, निपटान भी होगा। संकट को अल्पकालिक या फिर दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से भी कम किया जा सकता है। जैसे हम लोग पहले बता दें, अल्पकालिक मतलब क्या है। जैसे अभी बताएंगे, कभी काल उस कोई एक जगह है जो कभी काल है, उसमें पानी आता है, बाढ़ आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जमशेदपुर में कोई एक जगह है, मान लेते हैं कोई एक बस्ती है, उस जगह में कभी काल पानी आता है, बाढ़ आता है, तो वहाँ पर जो है हम लोग डैम नहीं खुदाएंगे ना, मतलब डैम नहीं बनाएंगे, बड़ा बड़ा तालाब नहीं खुदाएंगे, तो ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए वहाँ का जो लोकल आदमी है उसको सूचना दे देंगे कि ये हो सकता है, आप लोग सावधानी बरत लीजिए, ठीक है। और जहाँ पर अक्सर बाढ़ आते रहते हैं, जैसे बिहार तरफ में, उधर में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो उधर में हम लोग बांध बनाएंगे, तो वो हो गया परमानेंट, ठीक है। कहाँ गया, देखिए दीर्घकालिक मतलब लंबा समय के लिए, अगर लंबा समय के लिए प्रॉब्लम समस्या से छुटकारा पाना है तो इसके लिए हम लोग करेंगे। अल्पकालिक बात करना है तो उसके लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे, ट्रेनिंग देंगे क्या करना क्या नहीं। आगे चलते हैं। उदाहरणार्थ क्या क्या है, भवन संहिताओं को बेहतर ढंग से लागू करना, सिटी प्लानिंग करना, ट्रैफिक ना, ट्रैफिक व्हीकल रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर फायर गैस ऑयल, जल निकासी प्रणालियों का उचित रखरखाव, खतरों के जोखिम को कम करने के लिए बेहतर जागरूकता और जन शिक्षण अभियान। मतलब इसको आप लोग अपने हिसाब से आप लोग सोचना पड़ेगा कि आपको ये जानना होगा कि सोचिए आप उस जगह में आप खुद खड़े हैं, आप वहाँ पर जो खतरा होने वाला है या पर जो घटना घटने वाला है उसका जगह आप खुद महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली जब कंपनी में जब फायर ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर का जब वहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, तो उनको देखा जाता है कि उनको कहाँ तक उसका दूरदृष्टि है कि क्या प्रॉब्लम, क्या खतरा आएगा तो क्या सॉल्यूशन निकालेगा, काम ही वही रहता है। तो आपको जानकारी है या ना है वो बात की बात है, लेकिन आपका नज़रिया कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ तक उस चीज़ को भांप सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आदमी अनाड़ी है, उसको गाड़ी चलाने का बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी गाड़ी चला ले रहा है, लेकिन वो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसको बढ़िया से उसको पता नहीं है चलाने बहुत कुछ, एक दिन वो जाकर बहुत बड़ा घटना को अंजाम देगा, ठीक। आगे चलिए। तो वही बात है, जल निकासी प्रणाली को उचित रख रखाव कहाँ इधर कर कहाँ पड़ेगा, ये अगर शहर में अगर जैसे देखते हैं हम लोग मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, ये सब शहर में बरसात का समय अक्सर बाढ़ आ जाता है, सड़क में बाढ़ आ जाता है। समस्या वही है, वहाँ तो डैम बना नहीं सकते हैं, तो कम से कम वहाँ पर जो पानी जो भर जाता है सड़क में, उसको निकालने के लिए व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। व्हीकल रूल रेगुलेशन, अगर रूल रेगुलेशन का बढ़िया से ध्यान दिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो लोग जागरूक बनेंगे, तो उसमें सड़क दुर्घटना वगैरह जो है कम होगा। सिटी प्लान जब कोई बड़ा शहर बसाया जाता है तो उसके लिए पहले से ही बहुत कुछ प्लानिंग किया जाता है, जैसे आग आग को लेके, पानी को लेके, बहुत कुछ के चीज़ को लेके जो है सिटी प्लानिंग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है पहला चरण हम लोग देख लिए। अब दूसरा में देखते हैं, अपने तैयारी तथा आपदा का निरंतर निरीक्षण करते रहना, यानी कि जो हम लोग तैयारी किए हैं उसका हम लोग निरंतर निरीक्षण भी करते रहेंगे कि क्या इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है। जैसे आपको लग रहा है कि किसी जगह में जैसे कहीं बाढ़ आ गया, वहाँ पर पानी का खतरा है लेकिन आपको ये वहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि वहाँ तो तेल का टैंकर था जो पेट्रोल लेके जा रहा था, वो भी उसमें पलटी हो गया, तो सारा तेल जो बह के वो पानी वाला एरिया में आ गया।
और गलती से अगर उसमें आग लग जाता है तो, क्योंकि तेल तो, जो कोई भी तेल है वो तो जल से यानी कि पानी से हल्का होता है, तो जिस कारण से तेल ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर, और आग लगाएगा तो आग लग जाएगा पानी में भी। तो इस जगह में क्या है, पानी के साथ साथ आग का खतरा भी आ गया। उसमें और भी कुछ हो सकता है, जैसे कोई बिजली के तार हैं वो टूट के गिर गया, एक खतरा और जुड़ गया। तो इस तरह से जिसको हम लोग आकलन करते हैं और उसका उस हिसाब से समाधान भी करते हैं। और हम सभी लोग जाने अनजाने जो है, हम लोग सभी कोई खतरा का आकलन भी करते हैं और उसका प्रबंधन भी करते हैं, सभी को ही। अपना देखते हैं कि आप गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, जैसे कोई खाना बना रहा है, खाना बना कढ़ाई है, हाँ, तो इसको हम लोग कपड़ा से पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हम लोग का अंदाज़ा हो गया भाई छोटा चीज़ है, कपड़ा से पकड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब देखें तीसरा चरण में क्या होगा। संकट के दौरान आपातकालीन प्रत्युत्तर यानी कि एक्शन लेना, ड्यूरिंग क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इस चरण में कई प्राथमिक क्रियाकलाप अनिवार्य हो जाते हैं। इसमें निकासी, खोज, बचाव और उसके बाद के बुनियादी आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आश्रय स्थल और दवाइयाँ प्रभावित समुदाय का जीवन यापन करने के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर आपदा आ गया। एक तो हम उत्तराखंड का घटना को लिए हैं, आप लोग इसमें देख के बढ़िया समझ पाइएगा। ठीक है, उत्तराखंड में 2013 में एक घटना आया था, ठीक है, जिसमें कि बादल फट गया था और बड़ी ज़ोर से पानी आया था, जिसमें पूरा मंदिर बह गया, मंदिर बच गया था और एक तरह का नज़ारा हो गया था। आसपास का जो है मंदिर को भी क्षति पहुंचा था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन क्षति पहुंचा था। आसपास का जो भी घर द्वार थे सब बह गया था, बहुत सारा लोग भी मारे गए थे, कितना तो लापता अभी भी है। तो इस समय क्या क्या हुआ होगा उसको हम लोग समझते हैं। पहले तो आपदा आ गया, फिर इसमें हम लोग, जब इसमें हम लोग रिस्पांस टीम पहुंचा, वो तो पहले निकासी करना शुरू किया, लेकिन जो व्यक्ति फंसा हुआ था वो सबको बचाया, खोज खोज के उसका खोजना शुरू किया, कौन कौन व्यक्ति कहाँ फंसा होगा उसको खोज खोज करो, फिर बचाओ। तो उसके बाद की बुनियादी आवश्यकताएं, जब वो लोग बच गया व्यक्ति लोग, तो उसको क्या चाहिए, अब इसको भोजन चाहिए, भूखे प्यासे होंगे, उनका कपड़ा ख़राब हो गया होगा, उनको कपड़ा भी देना होगा। आश्रय स्थल, उन लोगों का घर द्वार नहीं है, टूट गया होगा, तो उसको कहीं और दूसरा जगह में उसको रखना पड़ेगा। और उसको दवाई भी दरकार पड़ सकता है, तो दवाई भी दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर में हम लोग, 3 नंबर का चरण हम लोग ये देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा चरण। चौथा चरण में क्या है, यह ऐसा चरण है जब शीघ्र समाधान प्राप्त करने तथा भावी जोखिम को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसमें वो क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण, ये 2 चीज़ याद रखिएगा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। मतलब पुनर्वास का मतलब होता है जो घर टूट गया, अब वो व्यक्ति को वहाँ से हट गया, उसको कहीं और बसाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तो वो लोगों को एक तो कैंप दिया जाता है, राहत बचाव शिविर, शिविर बोला जाता है, मतलब कैंप, एक तरह का कैंप पर रहते हैं, तो पुनर्वास हो गया। पुनर्निर्माण मतलब उन लोगों का जो घर द्वार जो टूट गया था या पुल टूट गया था, कुछ भी हुआ था ऐसी घटना, उसको दोबारा से निर्माण कराया। ठीक है, निर्माण करा दिया, सॉरी यहाँ पर दूसरा होगा, यहाँ पर पहले पुनर्निर्माण होगा फिर पुनर्वास होगा। पहले उनका, पहले उसको दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया तो हो गया आश्रय स्थल। कैंप में अगर डाले हम लोग, पहले देखे हम पे पहले बता दिया था, अगर उन लोगों को किसी कैंप में डाला तो हो गया आश्रय स्थल, उन लोगों को आश्रय दिया गया। फिर पुनर्निर्माण हुआ, मतलब जो द्वार घर द्वार टूट गया तो उसको बनाया गया, बनाने के बाद फिर उन लोगों को जैसे जैसे था उन लोगों को फिर से उन लोगों को पुनर्वास कराया गया, तो ये हो गया पुनर्वास। तो आश्रय स्थल, उसके बाद पुनर्निर्माण, अपना जो भी टूट फूट गया बनाओ, सरकार उसके लिए पैसा भी देता है। फिर इसके बाद पुनर्वास, उन लोगों को दोबारा वहीं पर बसा देना। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 5वां चरण में।
तो 5,000 में क्या है, इसमें लिखा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क, जोखिम प्रबंधन के लिए नीति बनाया जाएगा, खतरा विश्लेषण और सुरक्षा सहित जोखिम का आकलन किया जाएगा, जोखिम के प्रति जागरूकता और जोखिम कम करने के लिए योजनाएं तैयार करेगा, क्रिया योजना का क्रियान्वयन करेगा, सिर चेतावनी प्रणाली विज्ञान का प्रयोग, भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पर तैयारी और रोक। यही है। जैसे अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर में क्या क्या बता रहा है, जोखिम प्रबंधन के लिए, जोखिम मतलब वही है रिस्क के लिए, उसके लिए नीति बनाएंगे, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। खतरा विश्लेषण और उसका सुरक्षा, जोखिम का आकलन वही है। जोखिम के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, वही हो गया जोखिम में जागरूकता हो गया। योजना का क्रिया जो हम लोग सीखे थे, जब आपदा आएगा तो क्या करना चाहिए, वही हो गया क्रियान्वयन। शीघ्र चेतावनी प्रणाली, यानी कि इसमें हम लोग, जैसे इसमें शीघ्र चेतावनी प्रणाली में IMD का बहुत बड़ा रोल होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, वो उसमें शीघ्र चेतावनी देता है। उसके बाद हम लोग का अपना लोकल भी होना चाहिए, जैसे मछुआरे लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो लोकल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आज का दिन मौसम सही नहीं है, टीवी में समाचार आना चाहिए, मोबाइल में समाचार आना चाहिए, या फिर उसमें वार्निंग आना चाहिए कि आप आज का दिन ज़्यादा पानी गिर सकता है, बाढ़ आ सकता है, कि आप उधर ना जाएं। इस तरह से ये हो गया चेतावनी, ठीक है। भविष्य में इस तरह घटना ना घटे, इसके लिए तैयारी करें या रोक करें, तैयारी करें उसका रोक लगाएं। तो इसको हम लोग किस तरह समझे, तो तैयारी और रोक जो है, जैसे 2004 में जैसे सुनामी आया था, तो उसका पहले भी सुपर साइक्लोन आया था, फिर भोपाल इंडस्ट्रियल घटना घटा, तो उस तरह घटना दोबारा ना हो इसके लिए तो स्पेशल उसके लिए कुछ ये तैयारी किया जाएगा, उसको रोक दोबारा उसके ऊपर ना हो बल्कि रोक भी लगाया जाएगा। तो उसके लिए तो 2005 में NDMA एक्ट आया, तो उसका तैयारी हो गया, और NDMA को फॉलो किया जाता है। NDMA से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और उसको हम लोग हर जगह में अनुपालन कराने की कोशिश भी करते हैं। तो वो सब कराने से क्या एक तरह का जो है रोक लग जाता है, उस तरह का आपदा जो है और नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो यही है, तो चार्ट इसको देख लीजिएगा, चार्ट को देख के इसको लिखिएगा और लिख के समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसमें वो सारा चीज़ शामिल है जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसा चार्ट जरूर बनाइएगा। चार्ट बनाने के बाद इसके बाद एक एक करके जब विश्लेषण करेंगे ना, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, एको नंबर नहीं कटाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने था। जय हिंद, जय भारत।